इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 1973 में सेटअप हुई थी, उसका मार्केट कैप है अभी 14 लाख करोड़ के करीब। और बिटकॉइन जो 2009 में आया था, उसका मार्केट कैप पहुंच चुका है 50 लाख करोड़, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के 3 टाइम्स है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि आज के समय में लोग स्टॉक ट्रेडिंग से ज्यादा क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। और ये जस्टिफाइड भी है, क्योंकि अगर आप डॉज कॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू देखेंगे तो एक साल में 10,000 से 5.25 लाख तक पहुंच गई। और इंडिया में 15 करोड़ से ऊपर लोग अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और डेली टर्नओवर क्रिप्टो ट्रेडिंग का 1,000 से 1,500 करोड़ तक है। इतने कम समय में इतने हैवी रिटर्न्स देखकर ऑब्वियसली कोई भी पिघल जाएगा। और इसी रीजन की वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सोचकर कि अगर आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली नो व्हाट क्रिप्टो करेंसी इज एंड ये कैसे काम करती है। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पेमेंट मेथड्स हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, जो हम ऑलरेडी डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। सो जब भी आप अपने फोन से कोई कोड स्कैन करते हैं या फिर किसी का फोन नंबर एंटर करते हैं या अकाउंट डिटेल्स एंटर करते हैं, तो आपके बीच में और रिसीवर के बीच में हमेशा एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज बैंक। मतलब फर्स्ट पार्टी हुए आप, दैट इज सेंडर, सेकंड पार्टी हुआ रिसीवर एंड थर्ड पार्टी हुआ बैंक, which actually facilitates the transaction between the sender and the receiver. इसको थोड़ा और जनरलाइज करें तो we can say that bank is at the center of all the transactions. मतलब वो इन सब ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि किसके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ या किसके अकाउंट से कितना पैसा डेबिट हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इन सब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हम जनरल भाषा में बोलते हैं लेजर। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने कुछ फेवरेट सेलिब्रिटीज की ट्रांजेक्शन्स को इमेजिन कर सकते हैं। And you can see that bank is at the center of all these transactions. And बैंक ने मेंटेन किया है एक लेजर। लेजर को आप एक रजिस्टर की तरह समझ लो, जहां इन सब बैंक होल्डर्स की ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। एंड गिवन द बैंक होल्डर्स, आप लेजर का इमेजिनरी फॉर्मेट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन को सपना आया कि इस बैंकिंग सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम पे मुझे भरोसा नहीं है, और उसने सोचा कि जब पैसे हमारे हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले बैंक की परमिशन लेने की जरूरत क्यों है। और इन नटशेल यू कैन से व्हाई इज बैंक कंट्रोलिंग आवर मनी। सो फाइनली ही रिलीज्ड अ व्हाइट पेपर एंड गेव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड एक्चुअली गेव अ न्यू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश, दैट इज बिटकॉइन। मतलब ऐसी करेंसी जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही उसकी कोई फिजिकल फॉर्म है और ना ही वो किसी सेंट्रल बैंक से कंट्रोल होती है। मतलब ऐसी करेंसी जहां पर लोग खुद ही बैंक्स का काम करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन, सो कॉल्ड सतोशी नाकामोटो, की रियल आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है। इनफैक्ट इवन दिस नेम इज अ फेक नेम। वेल, ये मोटो है या पतलो ये तो पता नहीं, बट इसकी प्रपोज टेक्नोलॉजी ने पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स के दिमाग को हिला रखा है। एंड इस टेक्नोलॉजी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम में बैंक सभी ट्रांजैक्शंस के सेंटर में रहकर कैसे एक लेजर मेंटेन करता है, और ये लेजर सिर्फ बैंक के कंट्रोल में होता है। वेयरएज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के केस में ये लेजर सेंट्रल थर्ड पार्टी जैसे कि बैंक के पास ना होकर नेटवर्क में मौजूद सभी लोगों के पास रहेगा। और इस नेटवर्क में मौजूद लोगों के कंप्यूटर्स को हम कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं नोड्स, और हर नोड के पास लेजर की एक कॉपी रहेगी। अगेन इस फिगर में आप कंपैरिजन देख सकते हैं सेंट्रल वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम का। करंट बैंकिंग सिस्टम में बैंक विल एक्ट एज अ थर्ड पार्टी, और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम में हर नोड के पास लेजर की एक कॉपी होने से लेजर का एक नेटवर्क सा बन जाएगा, और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सी, ब्लॉकचेन का सिंपल सा मतलब हुआ ऐसे ब्लॉक्स की चेन जिनमें बिटकॉइंस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसको चेन ऑफ ब्लॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हर ब्लॉक में स्टोर होने वाली ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को आपस में क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया जाता है। मतलब कि पहली ट्रांजैक्शन ब्लॉक 11 में स्टोर होगी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ब्लॉक 12 में स्टोर होगी एंड उसके बाद वाली ट्रांजैक्शन ब्लॉक 13 में स्टोर होगी। तो इस तरीके से ये आपस में यू कैन से चेन्ड है या लिंक्ड है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ ब्लॉकचेन। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन एक नोटबुक की तरह है जिसमें हर पेज एक ब्लॉक है
और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी में कोई नई ट्रांजैक्शन होगी तो उसे एक न्यू पेज में स्टोर किया जाएगा, और न्यू पेज में स्टोर करने से पहले टॉप पर प्रीवियस पेज की समरी को लिखा जाएगा, सो दैट ये पेजेस आपस में लिंक्ड रहें। अगर आप blockchain.com पे विजिट करेंगे तो वहां पर आपको बिटकॉइन और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन टू द प्रेजेंट। और ये ट्रांजैक्शंस की लिस्ट ऑलमोस्ट हर 10 मिनट में अपडेट होती रहती है। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है, लाइक दिस इज योर सेंडर्स वॉलेट एड्रेस, दिस इज योर रिसीवर्स वॉलेट एड्रेस, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस ट्रांसफर्ड। और सबसे नीचे आप जो ये ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ बिटकॉइंस, एंड दिस वाज फॉर अराउंड 10,000 बिटकॉइंस। और ये 10,000 बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शन हुई थी फॉर 2 पीसेस ऑफ पिज्जा। मतलब अगर इन 10,000 बिटकॉइंस को मैं अभी ट्रांसलेट करूं इंडियन रुपीज में, तो ये हैं लगभग 3,000 करोड़ रुपए। माय गॉड, सच एन एक्सपेंसिव पिज्जा। अभी तक जो समझा है उसको थोड़ा समराइज करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप, लेट्स सपोज कि आपने अपने फ्रेंड को कुछ बिटकॉइंस भेजे। वेल, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आपके पास बिटकॉइंस होते तो आप कहीं के नवाब होते। बट लेट्स इमेजिन कि आपने कुछ बिटकॉइंस सेंड किए। अब सेकंड स्टेप में इस ट्रांजैक्शन को लेजर में अपडेट करने का मैसेज इस नेटवर्क में मौजूद हर नोड को जाएगा, और इस नेटवर्क का हिस्सा कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो। और थर्ड स्टेप में जैसे ही नेटवर्क इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, ये ट्रांजैक्शन सभी नोड्स के लेजर में अपडेट हो जाएगी और एक न्यू ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाएगा, विच विल बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, and finally you will receive a message on your phone that your transaction has been completed. Well, यहां पर एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि जब ट्रांजैक्शन को अपडेट करने का मैसेज इस नेटवर्क में जाता है तो वो सबसे पहली नोड कौन सी होगी जो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगी? एंड दिस लीड्स अस टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज माइनिंग। सी, जैसे ही नेटवर्क ऑफ नोड्स में न्यू ट्रांजैक्शन का मैसेज जाएगा तो इनमें से एक नोड ऐसा होगा जो इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कंफर्म करेगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी द स्मार्टेस्ट नोड। मतलब यह हुआ कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर या नोड ही सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर सकता है, एंड इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं, एंड कंफर्म करने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं माइनर। और ऐसे माइनर कंप्यूटर को, मतलब कि जिसने ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कंफर्म किया, एक रिवॉर्ड भी मिलता है, और वो रिवॉर्ड मोस्टली क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में ही होता है। So simply put, mining is nothing but the process of confirming the transaction first. इस फिगर से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि माइनिंग एक्चुअली में होती कैसे है। As you can see here, यूजर ए ने 60 बिटकॉइन सेंड किए यूजर बी को। अब इस ट्रांजैक्शन का मैसेज एक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस, एंड इस कोड के साथ एक यूनिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी होगी टू सॉल्व। अब ये कोड, मतलब कि मैसेज प्लस ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम, दोनों ब्रॉडकास्ट हो जाएगी नेटवर्क ऑफ नोड्स में। अब इन नेटवर्क ऑफ नोड्स में ये फाइट शुरू हो जाएगी कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर होगा जो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को अपने लेजर में नोट करेगा। और जो कंप्यूटर सबसे पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसको इस ट्रांजैक्शन को अपने लेजर में लिखने का मौका सबसे पहले मिलेगा। प्लस जब वो अपने लेजर में इस ट्रांजैक्शन को अपडेट करेगा, बाकी सभी नोड्स भी जो इस नेटवर्क में लिंक्ड हैं, वो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट और वेरीफाई करेगी, एंड वंस द ट्रांजैक्शन इज वैलिडेटेड बाय अदर नोड्स, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को जिसने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया था, उसको मिलेगा रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस या सम अदर फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी होगा। सो यू कैन से दैट ट्रांजैक्शन को सबसे पहले अपने लेजर में लिखने की फाइट को कहा जाता है माइनिंग, और जो कंप्यूटर इसको सबसे पहले लिखता है उसको कहा जाता है माइनर। You can pause the video for a moment and have a look at this transaction life cycle of a Bitcoin. 2010-11 में माइनिंग एक काफी प्रॉफिटेबल चीज थी, क्योंकि बहुत कम लोग बिटकॉइन के बारे में जानते थे, और नेटवर्क ऑफ नोड्स में कंपटीशन कम होने की वजह से एक नॉर्मल 5 से 10 हजार के फटीचर लैपटॉप या कंप्यूटर से भी माइनिंग करके लोग मालामाल हो जाते थे। बट जैसे ही नेटवर्क में और यूजर्स ऐड हुए, कंपटीशन बढ़ा और माइनिंग और डिफिकल्ट हो गई। सो आप देख सकते हैं कि पहले नॉर्मल सीपीयू से भी माइनिंग हो जाती थी, उसके बाद ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो नॉर्मली गेमिंग के लिए यूज होती थी, उसको लोगों ने माइनिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया। फिर आई एफपीजीए माइनिंग, और अभी प्रेजेंटली एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाता है फॉर माइनिंग।
और कुछ लोग जिनका माइनिंग एक फुल टाइम बिजनेस बन चुका है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे माइनिंग फार्म्स ही सेट कर दिए हैं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए। मोर ओवर सतोशी भाई साहब ने बिटकॉइन का एल्गोरिदम इस तरह से सेट किया है कि जितनी माइनिंग पावर बढ़ती जाएगी, मतलब कि जितने कंप्यूटर्स नेटवर्क में बढ़ेंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम की डिफिकल्टी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि अब मैं 1-2 लाख इन्वेस्ट करके एक पावरफुल कंप्यूटर लूंगा और माइनिंग करके घर बैठे नोट छापूंगा, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपके रूम के बाहर से कुछ ऐसी आवाज सुनाई देगी, अब बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। वेल यू हर्ड दैट राइट, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में इतनी पावर यूज होती है कि कुछ कंट्रीज में इवन पावर शटडाउन्स आ गए हैं माइनिंग की वजह से। वेल हमने ब्लॉकचेन को समझ लिया, माइनिंग को समझ लिया, बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा। सो सबसे बड़ा एडवांटेज जो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करता है ओवर एग्जिस्टिंग करेंसीज, वो है कंट्रोल। मतलब कि हमारे पैसे का कंट्रोल किसी बैंक के पास ना होकर डायरेक्टली हमारे हाथ में है। और दूसरा एडवांटेज है सिक्योरिटी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड फॉर्म में परमानेंटली स्टोर जाती है, जिससे इट बिकम्स इजी टू ट्रैक पेमेंट्स। मोर ओवर अगर क्रिप्टो करेंसी ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाए तो इट कैन मेक इंटर कंट्री ट्रांसफर्स मोर फास्टर एंड चीपर कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग करेंसी सिस्टम। बट क्रिप्टो करेंसी के कुछ नेगेटिव्स भी हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन एंड इथेरियम के प्राइस इतना जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं कि एक स्टेबल करेंसी की फॉर्म में इन्हें यूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड क्योंकि बिटकॉइंस में की गई ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट एनोनिमस रहती हैं, तो इट्स इजी टू यूज इट फॉर इलीगल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन एंड टेरर फाइनेंसिंग एटसेट्रा। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को देखें तो हम कुछ भी सर्टेनली नहीं कह सकते, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज आर रिएक्टिंग डिफरेंटली टू दिस न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी। एल सल्वाडोर में बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है, मतलब कि आप इसको एक नॉर्मल करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो कंट्रीज लाइक टर्की, चाइना एंड बांग्लादेश जहां पर बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज बैंड हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आई वुड से इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल टू बैन क्रिप्टो करेंसीज ऑल टुगेदर, क्योंकि इसके पीछे की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दैट इज इंडीड वेरी पावरफुल। और अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के स्टेटस को देखें तो 2018 में आरबीआई ट्राइड टू बैन क्रिप्टो करेंसीज, बट इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया था। और फिलहाल इंडिया में गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के लिए बहुत जल्दी एक लॉ पास करने वाली है। क्रिप्टो करेंसी पे इतना डिस्कशन करने के बाद मैं बिल्कुल समझ सकता हूं आपकी फीलिंग्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सी किसी भी करेंसी का पर्पस होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड बिटकॉइन को एज अ करेंसी की जगह एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सो ये जो वोलेटिलिटी अभी है इस करेंसी में, ऑफ कोर्स फ्यूचर में नहीं रहने वाली। सो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट नाउ, सो उतना ही कीजिएगा जितना यू कैन अफोर्ड टू लूज, बिकॉज इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट ओवर एन एसेट लाइक गोल्ड और स्टॉक्स, इट्स जस्ट अ करेंसी। और 0 से 100 अगर इसकी वैल्यू जा सकती है एक दिन में, तो 100 से 0 भी आ सकती है। सो मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट।